आज इस्लामाबाद में एससीओ समिट 2024 का अख्तिताम हो गया है, लेकिन इस समिट में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जो कि माजी में हमें देखने को नहीं मिली। बड़े पॉजिटिव साइंस हैं एससीओ के लिए, एससीओ के मेंबरान के लिए, इस रीजन के लिए। आज उन पॉजिटिव साइंस के हवाले से हम बात करेंगे, उन डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी है, जयशंकर के स्टेटमेंट के की टेक अवेज क्या थे वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी समिट में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना प्रेजेंट होते हैं, लेकिन तीनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते, दूसरे को टारगेट नहीं करते। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एससीओ समिट 2024 में देखने को मिला है कि तीनों ममालिक ने एक दूसरे को ना टारगेट किया और ना ही दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज किया। जबकि माजी में 2023 में आप सब लोगों को पता होगा कि 2023 में जब ये समिट हो रही थी तो वहां पे जब इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, टारगेट किया, तो पाकिस्तान और चाइना ने भी भरपूर जवाबी हमले किया और बड़ी हीटेड डिबेट चली, जिसकी वजह से एससीओ समिट 2023 के एज सच जो फ्रूटफुल नताइज थे वो हमारे सामने नहीं आए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सब जितने भी ममालिक थे, जितने भी एससीओ के मेंबरान थे, उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस किया, बायलैटरलिज्म को टच नहीं किया, बल्कि तमाम एससीओ के मेंबरान इस समिट के जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो मीटिंग चल रही थी, सब ने मल्टीलैटरल अप्रोच अपनाई। रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर सब लोगों ने फोकस किया। जो एससीओ का चार्टर है उन्हीं को बुनियाद बनाकर बहस चलती रही। लेकिन जब हम जयशंकर की बात करते हैं तो जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी और इससे साबित होता है कि एससीओ कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। साथ साथ जब हम जयशंकर की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जयशंकर के स्टेटमेंट के ऊपर सब लोगों की नजर थी, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो देख रहे थे कि जयशंकर क्या कहेंगे, क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे इस मीटिंग में। जयशंकर ने सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त पूरी दुनिया मसाइल में घिरी हुई है, दो जंगें चल रही है, मौसमियाती तब्दीली के मसाइल है, कर्ज का बोझ है, इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं। तो एससीओ को इस काबिल होना चाहिए कि इन तमाम मसाइल का वो हल निकाल सके, मसाइल के लिए वो बैठकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीओ के चार्टर के मुताबिक जो 3 इवल्स है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के जो ये 3 इवल्स है, एससीओ को इसके ऊपर काम करना चाहिए और जितने भी ममालिक हैं उन तमाम ममालिक को कलेक्टिवली इन 3 इवल्स के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। और जयशंकर का ये भी कहना था कि जितने भी ममालिक है, अगर एससीओ के ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो ये ममालिक खुद एहतसाबी करे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि आया उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसके साथ साथ जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि जितने भी एससीओ के मेंबर ममालिक हैं उनको एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब तक हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोऑपरेशन को आगे नहीं लेकर जा सकते, तब तक हम रीजनल स्टेबिलिटी का जो ख्वाब है उसको पूरा नहीं कर सकते। जयशंकर ने सनती जो कॉपरेशन है, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। जयशंकर का यह मानना था कि जब तक हम सनती कॉपरेशन नहीं करेंगे तो जो इस वक्त लेबर मार्केट मसाइल का शिकार है उसको हम अप नहीं कर सकते। लिहाजा जितने भी एससीओ के मेंबरान हैं उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करनी चाहिए। जयशंकर ने खास एक और अहम जो स्टेटमेंट दिया है वो ये था कि इस वक्त दुनिया में जो चेंजेस आ रही है, खासतौर पर जो रीबैलेंसिंग इस वक्त हो रही है, ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है, उसके ऊपर भी जयशंकर ने बात की। और इससे ये साबित होता है कि इंडिया भी ये तस्लीम कर रहा है कि दुनिया जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है और जो पावर डायनामिक्स है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो रही है। जब हम जयशंकर के स्पीच को एनालाइज करते हैं तो जयशंकर जब रीजनलिज्म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में आप इंडिया को जब देखते हैं तो सार्क का जिक्र हमारे सामने आ जाता है। जब भी इंडिया रीजनलिज्म की बात करता है तो हर इंसान के जहन में सार्क का मैप सामने आता है कि यही इंडिया है जिसने सार्क को डिसफंक्शनल किया हुआ है। और जयशंकर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते हैं सार्क को नाकाम बनाने में। पाकिस्तान जब बात करते हैं, दूसरे ममालिक सार्क के हवाले से बात करते हैं तो इंडिया इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता।
एक तरफ तो वो बात करते हैं कि जी हमें रीजनलिज्म की तरफ जाना चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन साथ में वो सबसे ज़्यादा इनएक्टिव नज़र आते हैं। इसी तरह जब हम ट्रेड की बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि ट्रेड इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड जो है वो मिनिमम है। इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर तिजारती पाबंदियां लगाई जाए, और वो हर वक्त ये करते भी है, पाबंदियां लगाते भी है और अभी भी लगा रहे हैं। लिहाजा एक तरफ वो ट्रेड की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा पाबंदियां वो लगाते हैं। सिमिलरली जब हम गुड नेबरहुड की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, गुड नेबर लाइंस की पॉलिसी की बात करते हैं, तो आप सबको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ सालों से इंडिया के जितने भी अपने हमसाया ममालिक हैं, सिवाय एक दो के, सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। रिसेंटली आपने देखा कि नेपाल के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, फिर श्रीलंका के साथ ख़राब हुए, इवन बांग्लादेश के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो यहाँ से भी हमें ये नज़र आता है कि इंडिया कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सिमिलरली जब हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, इसमें भी कहा गया कि कल्चरल कोऑपरेशन करनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी चाहिए। जब हम इन कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स जो होता है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आप सबको याद होगा, आप सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि जब भी पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलने की कोशिश की है या स्पोर्ट्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात की है, तो इंडिया ने हमेशा बैक ऑफ किया है। सो ये वाज़ेह है कि इंडिया ने हमेशा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की है। हत्ता कि फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान के फिल्म स्टार्स वहाँ पर काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, जो कि इंडिया में वो उनकी स्क्रीनिंग ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं इंडिया का दोहरा मायार। इसी के साथ साथ इंडिया जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करता है, सॉवरेनिटी की बात करता है, तो ये इंडिया ही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे वाकयात में सबसे ज्यादा मुलविस पाया जाता है। आप सब लोगों के सामने कुलभूषण यादव की एग्जाम्पल मौजूद है। इसी तरह जो इंडिया ने कनाडा में जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा थे उनको जिस तरह मारा, वो भी आपके सामने है। लिहाजा एक तरफ वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ खुद ही जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्पॉन्सर करता है। लेकिन बहरहाल ये तो इंडिया हमेशा से करता रहा है। SCO समिट 2024 बहुत कामयाब रही। यहाँ पे तमाम मेंबर ममालिक ने मल्टीलैटरलिज्म पर जोर दिया, रीजनल कोऑपरेशन पर जोर दिया, रीजनल स्टेबिलिटी पर जोर दिया, और हम उम्मीद रखते हैं SCO के मेंबरान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस रीजन को स्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा करेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारती दीगर जो ताउन है उसमें भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे।